पिछली क्लास में फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके थे। आज लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो स्रोत है, सोर्स, वो है आयरलैंड का संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है संविधान में। नाइनटीन 1944 में एक कमेटी गठित की गई, नाम था सप्रू कमेटी। इसने 2 प्रकार के मौलिक अधिकारों या अधिकारों के बारे में उल्लेख किया अपनी रिपोर्ट में। जब 1945 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो 2 प्रकार के अधिकार बताए। वो अधिकार जो जस्टिसेबल हो और ऐसे अधिकार जो जस्टिसेबल ना हो, दैट मीन नॉन जस्टिसेबल हो। तो 2 प्रकार के राइट्स की बात की गई, जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल। जो जस्टिसेबल राइट्स थे, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान सभा को एक डायरेक्शन मिला कि जो जस्टिसेबल राइट्स थे, जो प्रवर्तनीय थे, उनको हमने संविधान में भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में, और जो नॉन जस्टिसेबल थे उनको हमने डीपीएसपी के रूप में संविधान में शामिल किया। अब इम्पॉर्टेंट ये कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या है। जब दोनों ही अधिकार होते हैं तो उनमें अंतर ये होता है, जो मौलिक अधिकार होते हैं ये किसी भी देश में राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, और जो डीपीएसपी होते हैं राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। ये बात ध्यान रखें कि मौलिक अधिकार इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करने के लिए, और डीपीएसपी में सोशल एंड इकोनॉमिकल, अर्थात सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र के लिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक लोकतंत्र को ऐसी नीतियों से मजबूत नहीं बनाया जाता जो किसी भी देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करें। तो जो डीपीएसपी होते हैं ये किसी भी देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, और इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अर्थ ये है कि ये स्टेट की पॉलिसी मेकिंग में स्टेट को कोई डायरेक्शन देते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। तो राज्य जब भी अपनी नीति का निर्माण कर रहा होता है तो जिन तत्वों से, जिन सिद्धांतों से वो डायरेक्शन लेता है, उन्हीं सिद्धांतों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया। इसका यूज़ क्या है सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का? तो इसका उद्देश्य ये है कि जब तक कोई भी देश लोक कल्याणकारी राज्य नहीं होता, सभी नागरिक वहाँ पर आपस में समानता नहीं होती, तो तब तक किसी भी देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए जो डीपीएसपी होते हैं ये किसी भी राष्ट्र को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो डीपीएसपी का कार्य क्या है? किसी भी देश को वेलफेयर स्टेट बनाने में ये योगदान देते हैं, वेलफेयर स्टेट या वेलफेयर सोसाइटी। मौलिक अधिकारों डीपीएसपी में अंतर क्या है? जिस प्रकार से पहली बात तो ये जस्टिसेबल होते हैं और ये नॉन जस्टिसेबल है। दूसरा पॉइंट ये है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए पॉजिटिव हैं, ये नागरिकों के लिए क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन राज्य के लिए नेगेटिव है, क्योंकि राज्य पर नागरिकों के हित में ये कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं ये राज्य के लिए सकारात्मक होते हैं,
क्योंकि राज्य में जिस सरकार का निर्वाचन होता है उस सरकार का निर्वाचन ही इसलिए होता है कि वो राष्ट्र को वेलफेयर स्टेट बनाने में योगदान दे सके। और डीपीएसपी ऐसे सिद्धांत ही हैं जो राज्य को इसमें हेल्प करते हैं, इसलिए राज्य के लिए पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। नागरिकों के लिए नेगेटिव नहीं है, तो नागरिकों के लिए, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है और ये इन्फोर्सेबल है। इसको अर्थात ये प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है, ये प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि इनको न्यायालय द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है। किसी भी कोर्ट में जाकर अगर किसी के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं होते। अगर कभी भी इनका उल्लंघन होता है, राज्य इनको प्रोवाइड करने में असमर्थ है, तो इनके विरुद्ध कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। क्योंकि और ये बात कहाँ से मिलती है, ये क्लियर होता है आर्टिकल 37 से। डिटेल्ड पढ़ेंगे अभी। आर्टिकल 37 ये बताता है कि डीपीएसपी को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्य को ये नीति निर्धारण करने में, नीति के निर्माण में निर्देश देते हैं, लेकिन ये प्रवर्तनीय नहीं है। तो इतना नोट कर लो पहले। इसके बाद एक चीज़ और समझ लो, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। एक कैटेगरी इनकी सोशलिस्टिक अर्थात समाजवादी, दूसरी एक गांधीयन जो गांधीवाद पर आधारित है, और तीसरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत जितने भी आइडियल्स आते हैं, जितने भी आदर्श आते हैं, उनको वेलफेयर स्टेट के निर्माण में एक अहम वो भूमिका निभाते हैं। इसलिए एक कैटेगरी तो सोशलिस्टिक की है, जितने भी डीपीएसपी शामिल हैं। हमने इनको कैटेगराइज तो किया सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल में, लेकिन ध्यान रखो संविधान में इस बात को कहीं भी लिखा नहीं गया कि 3 कैटेगरी के हैं। इनको बांट सकते हैं 3 विचारधाराओं के अंतर्गत। गांधीयन वो डीपीएसपी हैं जो गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिनको महसूस किया था, जैसे पंचायतों का गठन, गो हत्या पे वध, ये गांधीयन आइडियोलॉजी के डीपीएसपी हैं, संविधान में इनको शामिल किया गया। लिबरल इंटेलेक्चुअल वो हैं जो उदारवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, और कई चीज़ें हैं, जैसे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल में आ जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि संविधान में इनको किसी पार्ट में बांटा नहीं गया, लेकिन 3 कैटेगरी ऐसी बना सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें 1935 के भारत शासन अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में इनका पहला उल्लेख मिलता है। हालांकि वैसे नहीं जैसे उसमें थे, लेकिन पूछा जाए तो ध्यान रखें। इसके बाद देखते हैं इसकी जो डीपीएसपी में कई बार संशोधन हुआ है। तो डीपीएसपी कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन जिस भी डीपीएसपी पे कानून बना दिया जाता है उसे इन्फोर्सेबल माना जाता है अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। तो कई बार डीपीएसपी में संशोधन किया गया है, जैसे इसमें 4 मेजर संविधान संशोधन है, 5। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था, इसमें 3 आर्टिकल को अमेंड किया गया डीपीएसपी के, ऐड किए गए। आर्टिकल 39A, 43A एंड आर्टिकल 48A। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। इसके द्वारा आर्टिकल 45 जो डीपीएसपी का था, इसमें बदलाव किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994। इन दोनों के द्वारा आर्टिकल 40 में बदलाव किया गया, या इसमें कई बातें और जोड़ी गई। इसके बाद 97th
अमेंडमेंट किया गया 2011 में, और इसे डीपीएसपी में आर्टिकल 43B ऐड किया गया। आर्टिकल 43 भी ऐड किया गया, साथ ही साथ पार्ट 9B को भी ऐड किया गया। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो आर्टिकल 39A जो है ये है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 43A ये औद्योगिक प्रबंधन में कार्मिकों या अर्थात मजदूरों की भागीदारी। और आर्टिकल 48A वन संपदा एवं वन्य जीवों का संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबरर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 45 जोड़ा तो नहीं गया, लेकिन आर्टिकल 45 की जो ओल्ड हेडिंग थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, इसको चेंज करके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स कर दिया गया। जो 6 से 14 वर्ष के बालक थे उनके लिए हमने आर्टिकल 21A ऐड कर दिया इसी संविधान संशोधन से। आर्टिकल 21A क्या? शिक्षा का अधिकार। 2009 में इसको पास किया गया तथा 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। आर्टिकल 45 की हेडिंग बदल के क्या कर दी गई इस बार? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। पहले यहाँ पे 14 वर्ष तक के बच्चे थे, 6 से 14 वर्ष के लिए कानून बना दिया गया, लेकिन ध्यान रखें 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके 73वां 74वां संविधान शोधन आर्टिकल 40 की शक्तियों में वृद्धि करता है। आर्टिकल 40 है पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन तो किया गया, लेकिन उसमें लिखा भी ये हुआ है कि ग्राम पंचायतों को बेसिक लेवल पर, इकाई लेवल पर, जिससे और अधिक फंक्शनैलिटी उनकी व्यवस्थित हो सके, ऐसी शक्तियाँ उनको प्रोवाइड करेगा। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन से उनको ये शक्तियाँ प्रोवाइड की गई। 73वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायतों की शक्तियों में वृद्धि की गई और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं की शक्ति में वृद्धि की गई। ये 2 संशोधन है। 97वें संविधान संशोधन से प्रमोशन ऑफ पार्ट 9B क्या है? सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। प्रमोशन ऑफ क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है ना? तो पार्ट 9B सहकारी समितियों की अभिवृद्धि के लिए पार्ट 9B जोड़ा गया और आर्टिकल 43B डीपीएसपी में ऐड किया गया। तो कई बार संशोधन किया गया है, कई बार संशोधन करके हेडिंग चेंज करी गई, क्योंकि कुछ के लिए कानून बना दिया गया। जिनके लिए कानून बना है वो डीपीएसपी अब एनफोर्सेबल है, जिन पर अभी तक कानून नहीं है वो डीपीएसपी एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल नहीं है। इस संविधान संशोधन से कई नए डीपीएसपी जोड़े गए 42 में से, जिस प्रकार 73वें 74वें से और जोड़े गए। आर्टिकल 40 को शक्ति प्रदान की गई। 97वें संविधान संशोधन से एक नया आर्टिकल 43B और जोड़ा गया। तो कई बार संशोधन हुआ है, कई बार जो पहले से अवेलेबल थे उन पर कानून बने। ठीक, तो नोट करो यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं इससे। अब
अब एक एक करके आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 36 जैसे, तो आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया, और राज्य को परिभाषित करने में इस बात को बताया गया है कि जब तक आवश्यक नहीं होगा तब तक राज्य का वही अर्थ लिया जाएगा जैसा कि भाग 3 में, मतलब आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, और राज्य की वही परिभाषा है जैसे कि भाग 3 में वर्णित है, वही परिभाषा है जैसे कि भाग 3 में है। लेकिन अगर कहीं अपेक्षा ऐसी की जाती है कि राज्य को अलग तरीके से परिभाषित करना, तो फिर राज्य का अलग अर्थ दिया जा सकता है, उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 37 देखते हैं। आर्टिकल 37 बताता है कि जो डीपीएसपी हैं ये किसी भी कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, अर्थात प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है किसी भी कोर्ट जाकर इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि साथ साथ इस बात को बताया गया है कि राज्य को लोक नीति के निर्माण में डायरेक्शन देने की इनकी भूमिका है, लेकिन फिर भी अगर नागरिकों को कोई डीपीएसपी प्राप्त नहीं होता है तो वो कोर्ट जाकर किसी डीपीएसपी प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए बोला गया कि एनफोर्सेबल नहीं। आर्टिकल 38 में बताया गया है कि राज्य ऐसी लोक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे सभी का वेलफेयर हो सके, और इसमें 2 क्लॉज हैं, आर्टिकल 38(1) एंड 2। जो पहली क्लॉज है वो कहती है कि राज्य इस प्रकार से अपनी लोक नीति का निर्माण करेगा जिससे सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो आर्टिकल 38(1) क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। ये आर्टिकल 38(1) है। जो 2 है वह बोलता है कि कोई भी नागरिक हो या नागरिकों का कोई भी अनुभाग हो, किसी भी नागरिक के साथ प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर की समानता प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। मतलब राज्य चाहे कोई नागरिक हो या नागरिकों को कोई भी वर्ग हो, सभी को प्रतिष्ठा, दैट मीन्स रिस्पेक्ट, सुविधा, दैट मीन्स फैसिलिटी, एंड अवसर, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं करेगा, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। और ये जो 38(2) है इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संविधान में शामिल किया गया। समझ में आया सभी को? तो आर्टिकल 36 क्या है? इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है और राज्य की वही परिभाषा रखी गई है जैसे कि भाग 3 में वर्णित है। जब तक अपेक्षित नहीं तब तक वही परिभाषा ली जाएगी जो आर्टिकल 12 भाग 3 में। आर्टिकल 37 क्या है? ये बताता है कि डीपीएसपी किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। हालांकि लोक नीति के निर्माण में राज्य को निर्देश देने का इनका महत्वपूर्ण भूमिका है, फिर भी नागरिकों के किसी भी डीपीएसपी को एनफोर्स नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कोई नागरिक। आर्टिकल 38 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो लोक व्यवस्था में सभी के वेलफेयर को सुनिश्चित करेगा। 38(1) है कि राज्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। 38(2) जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में शामिल किया गया, ये कहता है नागरिकों या नागरिकों के किसी वर्ग को प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और इनके आधार पर किसी से भी असमानता नहीं की जाएगी। प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, सुविधा, फैसिलिटी, अवसर, अपॉर्चुनिटी। क्लियर? नोट करो। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्यों बालक आकाश? बहुत अच्छी बात। आर्टिकल 39 में पढ़ते हैं। आर्टिकल 39 में कुछ प्रिंसिपल्स या पॉलिसी दी गई हैं जो राज्य को फॉलो करनी होती। तो हेडिंग इसकी ये लिखी हुई है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व।
सर्टेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। तो उसमें 6 क्लॉजेज हैं, ABCDE है। जो F है इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया। इसके पहले ये 5 होते थे। ध्यान रखो आर्टिकल 39 का एक हमने यहाँ जो स्मॉल a लिखा है तो ये इसका प्रोविज़न है, ठीक है ना। ये 6 बातें लिखी गई हैं तो ये 39 का ही पार्ट है, 39A अलग है, ठीक है ना। 39(1) से इसको इसके अंतर को समझें। तो पहली बात क्या है? पहली बात ये बताएगी कि राज्य पुरुषों और महिलाओं को, पुरुषों एवं महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करेगा और उनसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि जब वो पुरुषों और महिलाओं को जीविका के साधन उपलब्ध कराए तो उनसे पुरुष और महिला के आधार पर भेदभाव ना करे। बी जो है इसमें लिखा गया है कि भौतिक संसाधनों, इसमें भौतिक संसाधनों के वितरण की बात की गई। लिखा गया है कि भौतिक संसाधनों का नियंत्रण और वितरण इस प्रकार हो कि जिससे सभी का हित सुनिश्चित किया जा सके, जिससे सभी का हित हो सके। बी समझ में आया? अर्थात भौतिक संसाधन जो फिजिकल रिसोर्सेस होते हैं, जैसे जल हो गए, ठीक है, स्थल हो गया, वन हो गए, ये भौतिक संसाधन है। इनका वितरण और नियंत्रण इस प्रकार किया जाएगा जिससे सभी का हित हो सके। सी जो पार्ट है इसमें आर्थिक व्यवस्था की बात की गई है। आर्थिक व्यवस्था बोला गया कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे किसी के लिए भी धन और संपदा का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। ऐसी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करे राज्य, ऐसी आर्थिक व्यवस्था हो कि किसी के लिए भी धन व संपदा का अहितकारी संकेंद्रण ना हो, संकेंद्रण का मीनिंग ये हो गया कि अगर रिसोर्सेज ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज किसी एक व्यक्ति के पास ही पहुंच जाए, ठीक है ना। सभी के बीच में उनका बंटवारा होना चाहिए, ठीक है, वितरण होना चाहिए, किसी के लिए संकेंद्रण ना हो, किसी एक के पास ही ना हो। डी जो है ये पुरुषों और महिलाओं को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर एक पुरुष कोई जॉब कर रहा है और महिला भी सेम वही जॉब कर रही है तो पुरुष या महिला होने के आधार पर उनसे कोई भेदभाव किया जाए और उनसे वेतन उनको समान न दिया जाए। तो ए और डी में अंतर ध्यान रखें। ए में लाइवलीहुड की बात की गई कि जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान किए जाएंगे पुरुषों और महिलाओं को और उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। डी में कहा गया कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। तो दोनों का अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। ई जो है, ई में बोला गया है कि पुरुष, स्त्री, बालक, मतलब सभी की बात की गई और ये बताया गया है राज्य को निर्देश दिया गया है कि पुरुष, स्त्री और बालक की जिस प्रकार का स्वास्थ्य और शक्ति है, जिस प्रकार का उनका स्वास्थ्य व शक्ति है, उन्हें उसी प्रकार का रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए। मतलब ये इसलिए शामिल किया गया है जिससे अब किसी बालक को अगर वो 14 साल का है और उसको 50 किलो उठाने पे विवश किया जाए तो ये उसकी स्वास्थ्य और शक्ति के विपरीत है, ठीक है ना। तो ये बताया गया है ई में, 39 में, कि पुरुष हो या स्त्री हो या बालक हो, उनके स्वास्थ्य व शक्ति के अनुरूप ही उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जो एफ है इसमें बताया गया कि जो बालक और युवा हैं उनकी बात की गई, बाद में शामिल किया गया इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बालकों को
स्वस्थ और गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और बताया गया है कि युवाओं को, बालकों और युवाओं को शोषण और नैतिक परित्याग से उनकी रक्षा करनी। शोषण और नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। किसकी? बालकों और युवाओं की। बालकों व युवाओं की शोषण एवं नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। एक एक करके फिर समझ लेते हैं। तो 39A में पुरुषों और महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने को राज्य को निर्देश दिया गया है और उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बी में भौतिक संसाधनों का वितरण और नियंत्रण इस प्रकार से राज्य करेगा जिससे सभी का हित सुनिश्चित किया जा सके। सी में राज्य ऐसी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। डी जो है उसमें पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई। जैसा जो कार्य करेगा और पुरुष उसी कार्य में, महिला उसी कार्य में है, तो उनको उसी काम के लिए समान वेतन मिलेगा, वेतन में कम ज़्यादा नहीं किया जाएगा। ई जो है इसमें कहा गया है पुरुष, स्त्री और बालकों की जो स्वास्थ्य और शक्ति है उसी के अनुसार उनको अवसर प्रदान किए जाएंगे रोजगार के, जिससे उनके स्वास्थ्य का दोहन न हो। एफ जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि बालकों को स्वस्थ और गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे तथा बालकों और युवाओं की शोषण और नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। ये कुछ नीति तत्व हैं। 39 का ए भी है, देख लेते हैं। आर्टिकल 39A ये क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि सभी को, तो आर्टिकल 39A इसलिए शामिल किया गया जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई किसी कोर्ट में गया और उसके पास इतना धन नहीं है कि उसको वो अपने लिए वकील हायर कर सके, तो 39 ये प्रावधान करता है, जैसे सरकारी वकील के बारे में सुना हो, सरकारी वकील मिल जाता है। तो 39 में यही कहा गया है कि किसी को भी, क्योंकि डीपीएसपी शामिल इसलिए किए गए जिससे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। सामाजिक लोकतंत्र तो तब होगा जब सभी लोग बराबर होंगे, और सभी लोग बराबर तब होंगे जब धन के आधार पर कोई न्याय से वंचित ना हो। इसीलिए यहाँ पर समान न्याय की बात की गई है और साथ ही साथ निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई कि बिना किसी शुल्क के राज्य को निर्देश दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर न्याय के लिए आया है तो उसको न्याय प्रदान किया जा सके, धन के आधार पर उसको न्याय से वंचित ना होना पड़े। नोट कर लो इसको। इसके बाद आर्टिकल 40 देखते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्यों भाई? बहुत अच्छी बात है फिर तो। आर्टिकल 40 देखते हैं। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ग्राम पंचायतों के संगठन का राज्य को निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा राज्य, और राज्य से कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रोवाइड करेगा जो उन्हें, जो रूट लेवल की यूनिट्स होती हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट्स होती हैं, ये टर्म याद रखें, यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, अर्थात स्वशासन की इकाइयाँ।
तो राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक हो, उपयोगी साबित हो। और इसके लिए राज्य ने कई बार संविधान संशोधन भी किया, जैसे हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1993 में, और इससे हमने ग्राम पंचायतों को शक्तियाँ प्रोवाइड करी। शेड्यूल 11 शामिल करी संविधान में और उसमें उल्लेख किया ग्राम पंचायत की शक्तियों का। ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ, इसमें कुल 29 विषय हैं जिसमें ग्राम पंचायतें कानून बना सकती हैं ग्राम स्तर पर। इसी प्रकार 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1994 में। इसमें शेड्यूल 12 शामिल की गई, और शेड्यूल 12 क्या, जैसे यहाँ ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ, वहाँ पे नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ। और इसमें कुल 18 प्रावधान है जिसमें नगर पालिकाएँ शक्ति बना सकती हैं उस नगर पालिका के स्तर तक। फिर समझ लें, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है और राज्य को निर्देश है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ प्रोवाइड करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। और इसके लिए राज्य ने क्या किया, राज्य ने संविधान संशोधन किए। पहले आप तो ये तो पता ही है कि पार्ट 9 जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की बात की गई, ग्रामीण स्थानीय सरकार। इसी प्रकार से पार्ट 9A जिसमें शहरी स्थानीय सरकार की बात की गई, शहरी स्थानीय सरकार की बात की गई। तो पार्ट 9 तो पहले संविधान में था, ग्रामीण स्थानीय सरकार। अब उस स्थानीय सरकार को शक्ति प्रदान करनी थी जैसा कि इस आर्टिकल में उल्लेख किया गया, और इसीलिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। शेड्यूल 11 शामिल की गई जिसमें ग्राम पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया। 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ग्राम पंचायतें कानून बना सकती हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शेड्यूल 12 शामिल की गई और इससे नगर पालिकाओं को शक्तियाँ प्रोवाइड की गई, और इसमें 18 विषय हैं जिसमें नगर पालिकाएँ नगर स्तर पर कानून बना सकती हैं। पार्ट 9 है शहरी स्थानीय सरकार, ये भी बाद में शामिल किया गया 73वें संविधान संशोधन से। साथ ही साथ सहकारिता को और बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, हमने पार्ट 9 भी शामिल किया, पार्ट 9 भी, जिससे हमने प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की। हालांकि इसको बाद में पढ़ेंगे आर्टिकल 43B में, क्योंकि वहीं का विषय है, लेकिन यहाँ तक के लिए ध्यान रखें, ठीक है ना। इस पार्ट 9 इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, पार्ट 9 में कौन से आर्टिकल आते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में, उसको रिवाइज करें। इसमें किसी कुछ पूछना है, कोई समस्या नहीं, नोट कर लो। अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 41 देखो आर्टिकल 41 में बताया गया है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस अगर ऐसी हैं जैसे बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा और निःशक्तता, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन कभी आ जाती, बेकारी की, बीमारी की, बुढ़ापा की और निःशक्तता की, तो राज्य को ये निर्देश दिया गया कि अपनी विकास सीमाओं के भीतर, है ना, जितना भी राज्य के पास संसाधन मौजूद हैं उन सीमाओं के भीतर इन स्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार प्रदान करें नागरिकों को। तो आर्टिकल 41 की हेडिंग है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य अपनी विकास सीमाओं के भीतर जितना भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, उन विकास सीमाओं के भीतर नागरिकों को काम, शिक्षा और बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा और निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता पाने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। ऐसा होता है कि जैसे बेकारी क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट,
तो जैसे बेकारी की बात कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं बीमारी, सिकनेस, बुढ़ापा दैट मीन्स ओल्ड एज, और निसक्ता डिसेबलमेंट। अगर ये 4 कंडीशंस हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेकारी का। मान लो कोई व्यक्ति बेकार बैठा हुआ है लेकिन वो पढ़ा लिखा बहुत है और राज्य के पास उसको रोजगार देने के अवसर नहीं है, तो राज्य इस आधार पर उसको मतलब भत्ता नहीं दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता वो प्रदान कर सकता है। अब बेरोजगारी भत्ता राज्य कैसे प्रोवाइड करेगा? जब राज्य के पास धन होगा। तो इसीलिए बोला गया राज्य अपनी विकास सीमाओं के भीतर, है ना, जितनी उसके पास देने की मतलब उसकी है क्षमता, तो उस क्षमता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति बेकार बैठा हुआ है, बीमार है, बुढ़ापे से ग्रस्त है और निःशक्त है, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स आते हैं, तो उनको भत्ते वगैरह प्रदान कर सकता है। ठीक है ना। तो 3 चीज़ें प्रदान कर सकता है, काम, शिक्षा और लोक सहायता। लोक सहायता मीन्स पब्लिक असिस्टेंस। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? एक चीज़ इसी में आगे और पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 42 साथ पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता को उपबंध किया गया है। तो प्रसूति सहायता का मतलब हुआ जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको इस आर्टिकल को एनफोर्स करने के लिए उसको अवकाश प्रदान किया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी में उसकी हेल्प किया जा सके, क्योंकि उसका प्रेशर होता है खुद ही। तो मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई यहाँ पे, इसको मैटरनिटी रिलीफ बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको उस समय छुट्टी पाने का अधिकार। ठीक है। तो प्रसूति सहायता को उपबंध आर्टिकल 42 में किया गया, ये नोट कर लो। आर्टिकल 43 देखते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो भाई आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए अर्थात मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की बात की गई। दैट मीन्स लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। तो उसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य कोई विधान बनाएगा या कोई आर्थिक संगठन बनाएगा। आर्थिक संगठन इस प्रकार से बनाएगा कि कृषि, उद्योग या अन्य किसी क्षेत्र में तो कृषि, उद्योग या अन्य किसी क्षेत्र में कोई भी मजदूर लगा हुआ है अगर, तो उस मजदूर को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का पूर्ण उपभोग। तो राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य कोई विधान बनाकर या कोई आर्थिक संगठन बनाकर अगर कोई मजदूर लगा हुआ है किसी कृषि, उद्योग या अन्य किसी क्षेत्र में लगा हुआ है, तो उस मजदूर को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर मतलब अच्छा जीवन स्तर और वो अपने अवकाश का पूर्ण भोग कर सके, ऐसे उसको अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ कहा गया है कि उसको सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसे? मजदूर को। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बोला गया है कि राज्य चाहे तो व्यक्तिगत स्तर पर मतलब पर्सनल लेवल पर या सहकारी स्तर पर गांवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। कुटीर उद्योग दैट मीन्स कॉटेज इंडस्ट्री। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान रखो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी वगैरह दिया गया। आर्टिकल 43 ए और देख लो इसके साथ ही। आर्टिकल 43 ए में है औद्योगिक प्रबंधन में
कार्मिकों की भागीदारी। तो जैसे कोई अगर औद्योगिक संस्थान है, कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करता है, तो ऐसे किसी भी संस्थान में जो मजदूर हैं उनको भी पार्टिसिपेशन दिया जाएगा मैनेजमेंट में, कंपनी के या इंडस्ट्री के। और इसी आधार पर ट्रेड यूनियंस के जो लीडर होते हैं उनको मैनेजमेंट में स्थान दिया जाता है, जिससे वो मजदूरों की बात को मैनेजमेंट के सामने प्रॉपरली पहुंचा सकें कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनको क्या चाहिए, क्या समस्या आ रही। ठीक है ना। आर्टिकल 43B 43A में 43 में इसलिए बता दे रहे हैं, इसमें सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, दैट मीन्स प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दिख रहा है ना, ये आ रहा है ना 43B। तो इसमें सहकारी समितियों की अभिवृद्धि की बात की गई है और इसके लिए 97वां संविधान संशोधन किया गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से इसको संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 43B जोड़ा गया और पार्ट 9B संविधान में शामिल किया गया, जिस और इस पार्ट 9B में आर्टिकल 243ZH से ZT तक का प्रावधान। तो समझ में आया सभी को। तो आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, इसमें बताया गया राज्य उपयुक्त विधान या किसी आर्थिक संगठन को बनाकर कोई भी मजदूर जो कृषि, उद्योग या अन्य किसी क्षेत्र में लगा हुआ है, उस मजदूर को स्वतंत्रता होगी कि वो काम पा सके, निर्वाह मजदूरी उसे मिल सके, उसका जीवन स्तर शिष्ट हो सके और अपने अवकाश का वो संपूर्ण उपभोग कर सके। साथ ही साथ उस मजदूर के सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर को भी उसको प्रदान किया जाए। इसमें बोला गया है सरकार से और राज्य से कि राज्य पर्सनल लेवल पर, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर या सहकारी आधार पर गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 43A इसमें औद्योगिक प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी की बात की गई है, अर्थात जो भी मैनेजमेंट होगा किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी कंपनी का, उस कंपनी में लेबरर्स का जो लीडर होगा उसके माध्यम से मजदूरों को या कार्मिकों को उसमें भागीदारी प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 43B ये सहकारी समितियों की अभिवृद्धि के लिए। सहकारी समितियां पता ना हो तो ध्यान रखो, इसमें कई लोग या समूह, कई लोग या एक दो लोग जो भी हों, आपस में मिलकर किसी कॉमन गोल को पाने के लिए, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे सामाजिक आधार पर कोई उन्होंने लक्ष्य रखा हो, उसे पाने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। इसे बोलते हैं सहकारी समिति, सहकारिता, कोऑपरेटिव। ठीक है। तो इसको 97वें संविधान संशोधन से पार्ट 9B के द्वारा इसको मजबूत किया गया और संविधान में आर्टिकल 243ZH से ZT तक शामिल किया गया। किसी को डाउट? नोट करो। इसमें ये जरूर नोट कर लेना कि ये कब शामिल किया गया 43rd, ये पहले लिखा चुके हैं लेकिन फिर भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अब नोट करो। आर्टिकल 44 देखते हैं इसके बाद। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई। तो समान नागरिक संहिता होती है जब किसी भी राज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी नागरिक रहते हैं उनके लिए लागू होने वाला कानून समान हो, किसी के लिए अलग कानून, किसी के लिए अलग कानून ना हो। तो आर्टिकल 44 अर्थात समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून होता है, मतलब किसी भी राज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी नागरिक रहते हों, अगर उन नागरिकों पर लागू होने वाला कानून समान है तो उसे बोलते हैं समान नागरिक संहिता। मतलब हर नागरिक समान प्रकार के कानून से संचालित हो रहा है। लेकिन भारतीय राज्य क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था है कि भिन्न भिन्न प्रकार के नागरिकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कानून हैं और 5 चीजें उसमें मेन है, जैसे विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना
और उत्तराधिकार। इन 5 आधार पर भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले भिन्न भिन्न नागरिकों के लिए भिन्न प्रकार के कानून हैं। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो इन 5 के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इन 5 के आधार पर या जिस भी आधार पर जो भी नागरिक होंगे किसी राज्य क्षेत्र के भीतर, उनके ऊपर समान प्रकार के कानून लागू होंगे। कोई भी अन्य प्रकार का कानून संचालित नहीं होगा। विवाह को इंग्लिश में लिखना तो भाई मैरिज बोलते हैं। ये हो गया डाइवोर्स, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। गोद लेना दैट मीन्स एडॉप्शन। और उत्तराधिकार सक्सेशन। तो समान नागरिक संहिता लागू होने पर सभी के लिए इन 5 के आधार पर समान कानून लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस पर याचिकाएं आई हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि यह नीतिगत मसला है और इस पर कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मतलब राज्य को जब ये फील होगा, क्योंकि राज्य के लिए दिशा निर्देश है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य के पास संरक्षित है। तो इसको ध्यान समझ लो। समान नागरिक संहिता अर्थात एक राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान प्रकार का कानून। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों पर समान कानून लागू होगा। इसको नोट करो। आर्टिकल 45 देखो। आर्टिकल 45 में बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उपबंध। बालकों के लिए जरूरी एवं निःशुल्क शिक्षा का उपबंध। इस आर्टिकल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया, और 86वें संविधान संशोधन से इसकी हेडिंग को चेंज कर दिया गया। अब नई हेडिंग इसमें है अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। पहले लिख चुके, इसलिए बार बार नहीं लिखना। और 86वें संविधान संशोधन से इस पर कानून बना दिया गया। आर्टिकल 21 से संविधान में शामिल किया गया शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार का जो कानून है ये संसद से 2009 में पास हुआ, और 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हुआ। तो इसको ध्यान रखो। आर्टिकल 45 में बालकों के लिए जरूरी और निःशुल्क शिक्षा को उपबंध किया गया है। इसको चेंज किया गया 86वें संविधान संशोधन से। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें कानून बना दिया गया। आर्टिकल 21 से संविधान में शामिल किया गया भाग 3 में शिक्षा का अधिकार, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। आर्टिकल 46 में SC, ST और अन्य पिछड़ी जातियों या अन्य दुर्बल वर्गों लिखा हुआ, उसमें बोला गया है कि जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से जो भी लोग पिछड़े हैं, जैसे SC, ST और OBC, तो राज्य को निर्देश दिया गया है कि सभी प्रकार से शोषण से इनकी रक्षा करे और इनको समान अवसर प्रदान करे। ठीक है ना। तो आर्टिकल 45 में बालकों के लिए जरूरी शिक्षा को बंद किया गया है। आर्टिकल 46 में SC, ST, OBC और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी, मतलब दो इसमें बातें हैं, एक शिक्षा की और दूसरी धन या अर्थ की। इन दोनों आधार पर इनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और राज्य सभी प्रकार के शोषणों से SC, ST और OBC का संरक्षण करेगा। ये आर्टिकल 46 है। जल्दी इसको नोट करो। आर्टिकल 47 देखो। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर, दैट मीन्स न्यूट्रिशन लेवल, जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड और लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, इन तीनों में सुधार करने का
जो कर्तव्य है राज्य का, राज्य उसको पूर्ण करेगा। तो राज्य पोषाहार स्तर मतलब नागरिकों का पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के अपने कर्तव्य को पूरा करेगा। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा गया है, इसके सेकंड प्रोविजन में नंबरिंग नहीं कोई भी, ठीक है ना, इसके साथ ही जो मादक पदार्थ हैं जिसको ड्रग्स बोलते हैं, तो राज्य इन पर प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है जो ड्रग्स औषधि प्रयोजनों में प्रयुक्त होते हैं उन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है औषधि प्रयोजनों से भिन्न ड्रग्स पर, ठीक है। तो औषधि प्रयोजनों से भिन्न जो भी मादक पदार्थ हैं राज्य उन पर प्रतिबंध लगाएगा। अच्छा, इस डीपीएसपी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिड डे मील योजना चलाई जा रही है, मिड डे मील स्कीम चलाई जा रही है। साथ ही साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू किया गया, जिससे सभी को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार का अवसर प्रदान किया जा सके। तो आर्टिकल 47 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो, राज्य पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का अपने कर्तव्य को निभाएगा। औषधि प्रयोजनों से भिन्न मतलब जिन ड्रग्स का प्रयोजन यूज दवा बनाने में होता है, ऐसे समझ लो, तो उनके अलावा जितने भी ड्रग्स हैं उन पर राज्य क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। इस डीपीएसपी को फॉलो करने के लिए हमने मिड डे मील योजना चालू की है, साथ ही साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लागू किया। इसके बाद आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन, उसको बाद में देखते हैं, इसको नोट करो पहले। आगे देखो, आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें दो क्लॉजेज हैं, 48(1), 48(2). 48(1) में बोला गया है कि राज्य वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा या वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को उन्नत बनाने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य वैज्ञानिक उपकरणों के आधार पर कृषि और पशुपालन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करेगा। सेकंड जो इसमें बोला गया है, जैसे गाय, बछड़े तथा अन्य जितने भी दुधारू पशु, राज्य इनको संरक्षण प्रदान करेगा तथा इनके वध पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, सरल है ना। तो 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, पहली क्लॉज है कि राज्य वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर या वैज्ञानिक उपकरणों के आधार पर कृषि और पशुपालन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करेगा। साथ ही साथ सेकंड में बोला गया है कि गाय, बछड़े और अन्य जो दुधारू पशु हैं, राज्य इनको संरक्षण प्रदान करेगा और इनके वध पर प्रतिबंध लगाएगा। आर्टिकल 48 ए देखो, यह है वन संपदा तथा वन्य जीवों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स। देखो, नाम से क्लियर हो रहा है कि जितना भी जो भी फॉरेस्ट हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रदान करेगा राज्य। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले तो इसको शामिल कब किया गया, पहले लिखा चुके हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में।
और इसीलिए हमने लागू क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इसी आधार पर बाघों को संरक्षण प्रदान किया गया, बाघ संरक्षण अधिनियम भी 1972 में पारित किया गया। ठीक है ना। तो आर्टिकल 48 से वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। राज्य को एक कर्तव्य है, राज्य का एक कर्तव्य है कि वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, और इसी के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू किया गया। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ रहा है? नोट करो। अगला देखो, आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। तो राज्य का एक कर्तव्य है कि नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, संस्मारकों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मॉन्यूमेंट्स, स्थान है, प्लेस है, और वस्तुएं हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको संरक्षण करेगा, इनका संरक्षण करेगा। मतलब जैसे कई बार क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स का डिसफिगरमेंट हो जाता है, ठीक है ना, स्पॉइलेशन वो खराब होने लगती है, जंग लगने लगती है, तो वो राष्ट्रीय महत्व की है, तो राज्य का कर्तव्य है कि उनको क्या करे, उनको संरक्षित करे। ठीक है ना, बेवजह उनका निर्यात ना हो, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना, उनको हटा ना दिया, रिमूवल ना हो जाए। इन आधारों पर राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा राज्य। आर्टिकल 50 देखो, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई, का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो राज्य को निर्देश दिया गया है कि जब लोक सेवा प्रदान कर रहा हो राज्य, तो उस समय कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाएगा, उनमें पृथक्करण किया जाएगा। और इसी आधार पर 1973 में CRPC एक्ट में संशोधन किया गया। तो लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई। आर्टिकल 51 देख लो। आर्टिकल 51 में राज्य का कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयत्न करेगा। दैट मीन्स किस प्रकार से वर्ल्ड में शांति रह सकती है, सिक्योरिटी बढ़ सकती है, इसका प्रयास करेगा राज्य। साथ ही साथ अगर मान लो किन्हीं दो देशों के बीच में डिस्प्यूट होता है कोई, तो राज्य उसमें मध्यस्थता करने का प्रयास करेगा। ये राज्य को ऐसा कर्तव्य बताया गया। ठीक है ना। तो आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है, उनके रिमूवल से, डिसफिगरमेंट से, स्पॉइलेशन से, उनके क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट से, निर्यात से। ठीक है ना। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण की बात की गई। इसी आधार पर 1973 में CRPC एक्ट में संशोधन किया गया, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने कार्यों को अलग अलग प्रकार से कर सकें। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया है, और इसी आधार पर कहा गया है कि अगर दो देशों के बीच में कोई अगर विवाद चल रहा है तो उसकी मध्यस्थता करने का प्रयास करेगा। अगर राज्य किसी गुट में शामिल हुआ है, किसी ग्रुप में शामिल हुआ है, तो उसमें संधि की जो बाध्यताएं और नियम हैं उसको फॉलो करेगा, और इस तरह से राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। इसी आधार पर हमने नो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब यूज़ की पॉलिसी अपनाई कि जब तक कोई हम पर आक्रमण नहीं करेगा, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 51 के आधार पर है। तो ये तुम्हारे हो गए कंप्लीट DPSP
इसकी हम शीट प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, सभी लोग उसको नोट कर लें, उसमें डिटेल मैंने बता दिया, ठीक है ना। इसको फिलहाल के लिए नोट कर लो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 51A, नोट करो। इसका देखो मूल कर्तव्य पढ़ लेते हैं। और पार्ट 4A अर्थात मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आर्टिकल 51A में आते हैं संविधान के, और इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया संविधान में। सोर्स इसका है USSR। हमने ये जो मूल कर्तव्य का पार्ट है ये USSR से इसको हमने लिया। 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी, कब घोषित की थी? 25 जून 1975 को। राष्ट्रपति ने इस दिन इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसकी घोषणा इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 की सुबह रेडियो पे की थी। तो जैसे ही इमरजेंसी लागू कर दी गई तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा साथ ही साथ एक कमेटी गठित की गई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति को गठित किया गया था कि ये समिति अध्ययन करे कि अब तक जो संविधान में संशोधन किए गए हैं या ऐसे कौन कौन से संविधान के भाग हैं, अनुच्छेद हैं, जिनमें संशोधन की और अधिक आवश्यकता पड़ सकती है ना। तो पूर्व अनुभवों के आधार पर संविधान संशोधन किस प्रकार से किए जाएं या कौन कौन से पार्ट्स और शेड्यूल और आर्टिकल्स को अमेंड करना है, इस बात का अध्ययन करने के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A में शामिल किया। जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें लगभग संविधान के 100 अनुच्छेदों में परिवर्तन या संशोधन किया गया था, और इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती। इसको हम क्या बोलते हैं? और लघु संशोधन या लघु संविधान। एक बात और, जिस प्रकार से डीपीएसपी राज्य को निर्देश देते हैं, या राज्य के लिए क्या है वो कर्तव्य हैं, उसी प्रकार से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये नागरिकों के लिए कर्तव्य हैं, नागरिकों के कर्तव्य, ठीक है ना। और टोटल 11 प्रकार के या 11 हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ शामिल की हैं, 11 है। कोई डाउट? तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, USSR से लिया गया, 42वें संविधान संशोधन शामिल किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको शामिल किया गया, और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि लगभग इसमें संविधान के 100 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था, संशोधन किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डीपीएसपी राज्य के लिए कर्तव्य है, उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज़ नागरिकों के लिए कर्तव्य है। तो 11 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान में दी गई हैं, 11। हम उनको एक एक करके लिख रहे हैं, सभी लोग नोट कर लो, नोट करो पहले इसको, तो इसको रफ कर रहे हैं, देखते हैं इसके बाद हम लोग मूल कर्तव्य। तो ध्यान रखो, आर्टिकल 51A के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो, हम 11 लिख दे रहे हैं, ध्यान समझो, संविधान का
देखो भाई, तो प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और संविधान के जितने भी आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। दूसरी बात, जो भी नेशनल मूवमेंट के समय जितने भी आइडियल्स थे हमारे, उनको हृदय में धारण करे और उनका पालन करे। तीसरी बात, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, मतलब उसको अक्षुण्ण रखे, उसको विखंडित ना होने दे। चौथा, अगर राष्ट्र को आवश्यकता है आपके योगदान की, तो उस समय आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करो और देश की रक्षा करो। पांचवा, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदि भेदभावों को त्याग कर भाईचारे की भावना के विकास करे। कौन? प्रत्येक नागरिक। और साथ ही ऐसी प्रथाओं को त्याग दे जो नारी सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व समझे और उसका अनुपालन करें। तो ये 6 में किसी को डाउट तो नहीं? ये नोट कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं। ये नोट कर लिए सभी ने? आगे देखते हैं। देखो इधर सभी लोग। इसके बाद 7वां नंबर, ABCD करके लिखे थे क्या? तो जी हो गया। प्राकृतिक देखो, तो 7वां प्रोविजन ये बोलता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, पर्वत आते हैं, इसकी प्रत्येक नागरिक रक्षा करे। H, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना विकसित करे। ठीक है ना? I क्या है? 9वां प्रोविजन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा का त्याग करे। 10वां, या तो पर्सनल लेवल पर या सामूहिक गतिविधियों के द्वारा इस प्रकार से उन्नति करे कि उसकी उन्नति राष्ट्र की उन्नति को सुनिश्चित कर सके। इसके बाद जो 11वां प्रोविजन है, ये 86वें संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया और ये कहता है कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करें। ठीक है ना? तो ये 11 प्रकार के या 11 मूल कर्तव्य दिए गए। ठीक है ना? और इनको फॉलो करने का प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है। ये हो गया मूल कर्तव्य का भाग। तो DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी आज कंप्लीट हो गए। अगली क्लास मिलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे संघ सरकार। ठीक है, इसको नोट कर लो।